आप सुनने जा रहे हैं साकी की लिखी कहानी डस्क यानी सांझ। नॉर्मन गॉड्सबी पार्क में एक बेंच पर बैठे थे। उनकी पीठ झाड़ियों और घास के एक हिस्से की तरफ थी जो पार्क की रेलिंग से घिरा हुआ था। उनके सामने एक चौड़ी सड़क के पार एक रो थी, हाइड पार्क कॉर्नर, जहाँ ट्रैफिक का शोर और हूटर की आवाजें थी। ठीक उनकी दाईं ओर था। यह मार्च की एक शाम थी। लगभग 6:30 बजे का समय था और अंधेरा चारों ओर फैल चुका था, जिसे हल्की चांदनी और कुछ स्ट्रीट की लाइट्स थोड़ा कम कर रही थी। सड़क और फुटपाथ लगभग खाली थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग धीरे धीरे चलते हुए या बेंचों और कुर्सियों पर बैठे दिखाई दे रहे थे, जो अंधेरे में मुश्किल से ही नजर आ रहे थे। यह दृश्य गॉड्सबी को पसंद आया और उनके मन की स्थिति के साथ मेल खा रहा था। गॉड्सबी के विचार में शाम का समय उन लोगों के लिए था जो किसी वजह से हार चुके थे। वे लोग जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया लेकिन असफल हो गए, अपनी टूटी हुई उम्मीदों और गिरी हुई किस्मत को छिपाए हुए वह इस समय बाहर निकलते थे। इस समय उनके पुराने कपड़े, झुके कंधे और उदास आंखें किसी को ज्यादा नजर नहीं आती थी या कोई उन पर ध्यान नहीं देता था। जो राजा हार जाता है उसे अजीब नजरों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंसान का दिल बहुत कठोर होता है। ये लोग दूसरों की अजीब नजरों से बचने के लिए शाम के इस अंधेरे में बाहर निकलते थे, जैसे कोई चमगादड़, और धीरे धीरे खाली पड़ रही जगह पर चलते थे। झाड़ियों और रेलिंग के उस पार एक चमकती हुई और शोर शराबे वाली दुनिया थी। बड़ी बड़ी खिड़कियों से चमकती रोशनी अंधेरे को काट रही थी, जो उन लोगों की दुनिया थी जो अभी भी जीवन की जंग में टिके हुए थे या जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। गॉड्स भी अपनी कल्पना में इन चीजों को एक बेंच पर बैठे हुए देख रहे थे। वह अपने आप को इन हार मानने वालों में गिनने के मूड में थे। पैसे की कोई समस्या नहीं थी। अगर वह चाहते तो उन रोशनी और शोर वाली भीड़ में शामिल हो सकते थे जो समृद्धि का आनंद ले रहे थे या इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक अलग तरह के सपने में असफलता का सामना किया था। उस समय उनका दिल दुखी और निराश था और वो अपने ही जैसे दूसरे भटकते लोगों को देखकर उन्हें पहचानने में एक तरह की व्यंग भरी खुशी महसूस कर रहे थे। उस बेंच पर गॉड्सबी के बगल में एक बुजुर्ग सज्जन बैठे हुए थे, जिनकी ढलती हुई परंतु चुनौतीपूर्ण मुद्रा शायद आत्मसम्मान का वह अंतिम अंश था जो ऐसे व्यक्ति में शेष रह गया था जिसने किसी या किसी चीज के विरुद्ध सफलतापूर्वक विरोध करना छोड़ दिया था। उनके कपड़े मुश्किल से ही पुराने कहे जा सकते थे। कम से कम आधे अंधेरे में तो वह चल जाते थे, लेकिन कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह व्यक्ति आधा क्राउन का चॉकलेट बॉक्स खरीदने या 9 पेंस का एक कार्नेशन का फूल खरीदने की शुरुआत करेगा। वह स्पष्ट रूप से उस उदास ऑर्केस्ट्रा से ताल्लुक रखते थे जिसकी धुन पर कोई नाचता नहीं। वह दुनिया के उन विलाप करने वाले लोगों में से थे जिनकी सिसकियां भी दूसरों में कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करती। जब वह उठे और जाने लगे, गॉड्सबी ने उनकी कल्पना की कि वह एक ऐसे घर में लौट रहे हैं जहां उन्हें तिरस्कार मिलता है या उनकी कोई भी अहमियत नहीं है, या किसी उजाड़ कमरे में उनका साप्ताहिक बिल भरने की क्षमता ही उनकी रुचि का प्रारंभ और अंत था। उनकी घटती हुई छवि धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई और लगभग तुरंत ही उनके स्थान पर एक युवा व्यक्ति ने जगह ले ली।
जो काफी अच्छे कपड़ों में था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती से अधिक खुश नहीं दिखता था, मानो इस बात पर जोर देने के लिए कि दुनिया उसके साथ ठीक नहीं चल रही है। उस नए मेहमान ने एक गुस्सैल और स्पष्ट अशब्द कहे और खुद को सीट पर पटक दिया। तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लगता, गॉड्सबी ने कहा, यह समझते हुए कि वह इस प्रदर्शन का उचित संज्ञान लेने की उम्मीद कर रहा था। युवक ने उनकी ओर एक ऐसी निष्कपट ईमानदारी के साथ देखा जिसने गॉड्सबी को तुरंत सतर्क कर दिया। तुम भी अच्छे मूड में नहीं रहोगे अगर तुम मेरी जैसी हालत में होते, उसने कहा। मैंने अपने जीवन में सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज की है। हाँ, गॉड्सबी ने निर्लिप्त भाव से कहा। आज दोपहर ही आया हूँ। बर्कशायर स्क्वायर में पेंटागोनियन होटल में ठहरने की सोच रहा था, युवक ने कहा। जब वहां पहुंचा तो पाया कि उसे कुछ हफ्ते पहले ही गिरा दिया गया था और उसी स्थान पर एक सिनेमा थिएटर बन गया था। टैक्सी चलाने वाले ने मुझे किसी और होटल का सुझाव दिया जो थोड़ी दूर पे था और मैं वहां चला गया। मैंने अपने लोगों को पत्र भेजकर वहां का पता दे दिया है और फिर साबुन खरीदने के लिए मैं बाहर गया। पैक करना भूल गया था और मुझे होटल के साबुन इस्तेमाल करना पसंद नहीं। फिर मैं थोड़ा इधर उधर घूमने लगा और एक ड्रिंक पी और फिर दुकानों को देखने लगा। और जब होटल लौटने के लिए मुड़ा तो अचानक महसूस हुआ कि मुझे होटल का नाम और वह किस गली में ये याद ही नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है जिसका लंदन में कोई दोस्त या परिचित नहीं है। बेशक मैं अपने लोगों को पता टेलीग्राम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पत्र उन तक कल तक नहीं पहुँच पाएगा। इस बीच मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं सिर्फ एक शिलिंग लेकर निकला था जो साबुन और ड्रिंक पीने में खर्च हो गए और अब मैं यहाँ हूँ, जेब में 2 पेंस के साथ भटक रहा हूँ और रात में ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। कहानी सुनाए जाने के बाद एक मौन का पल आया जो अपनी ओर ध्यान खींच रहा था। मुझे लगता है कि आपको मेरी कहानी थोड़ी असंभव लग रही होगी, कुछ नाराजगी के संकेत के साथ युवक ने कहा। बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रही, गॉड्सबी ने न्यायपूर्ण तरीके से कहा। मुझे याद है कि एक बार ऐसे ही मैं भी किसी विदेशी राजधानी में ठीक ऐसी ही परिस्थिति में था। उस समय हम 2 लोग थे, जिसमें यह और भी असाधारण था। सौभाग्य से हमें यह याद था कि होटल एक नहर के पास था और जब हम नहर के पास पहुंचे तो हमें होटल का रास्ता मिल गया। गॉड्सबी के अनुभव को सुनकर युवक में उत्साह की एक किरण जाग उठी। किसी विदेशी शहर में होता तो परवाह नहीं होती, उसने कहा। वहां अपने काउंसिल के पास जाकर मदद ले सकता था। यहाँ अपने ही देश में फंसने की स्थिति अधिक लाचार लगती है। जब तक कि कोई भला इंसान मेरी कहानी सुनकर मुझ पर विश्वास करके मुझे पैसे उधार देने के लिए तैयार ना हो, मुझे लगता है कि मुझे फुटपाथ पर रात बितानी पड़ेगी। खैर, मुझे खुशी है कि आपको मेरी कहानी एकदम अविश्वसनीय नहीं लगी। उसने अपनी आखिरी टिप्पणी में थोड़ी गर्मजोशी डाली, मानो गॉड्सबी में उचित दयालुता की आशा जताते हुए। दरअसल, गॉड्सबी ने धीरे से कहा, तुम्हारी कहानी का कमजोर हिस्सा यह है कि तुम साबुन नहीं दिखा सकते। युवक ने जल्दी से आगे झुककर अपने ओवरकोट की जेबें टटोलनी शुरू की और फिर अचानक खड़ा हो गया। मैंने साबुन जरूर कहीं गिरा दिया होगा, उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। एक ही दिन में होटल और साबुन दोनों खो देना जानबूझकर की गई लापरवाही जैसा लगता है, गॉड्सबी ने कहा। लेकिन युवक उनकी टिप्पणी पूरी सुनने के लिए रुका नहीं। वह ऊंची गर्दन और एक थकी थकी शान के साथ धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ गया। यह अफसोस की बात है, गॉड्सबी ने सोचा। खुद का साबुन खरीदने के लिए बाहर जाना पूरी कहानी में
एकमात्र भरोसेमंद बिंदु था, और फिर भी यह छोटा सा विवरण उसे मुसीबत में डाल गया। अगर उसके पास पहले से ही एक साबुन होता जो पूरी सावधानी के साथ सील और पैक किया गया होता, तो वह उन विशेष क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता। वास्तव में उसकी तरह की प्रतिभा एक अनंत सावधानी बरतने की क्षमता में निहित होती। यह सोचकर गॉड्सबी उठकर जाने लगे। जैसे ही वह उठे, उनके मुंह से चिंता का एक स्वर निकल गया। बेंच के पास जमीन पर एक छोटा अंडाकार पैकेट पड़ा हुआ था, जो केमिस्ट के काउंटर से सावधानी से लपेटा और सील किया हुआ साबुन था। यह स्पष्ट रूप से युवक के ओवरकोट की जेब से गिर गया था जब उसने खुद को सीट पर पटक दिया था। अगले ही पल गॉड्सबी उस अंधेरे से घिरे रास्ते पर तेजी से उस युवक की तलाश में चल पड़े जो हल्के ओवरकोट में था। उन्होंने लगभग उम्मीद छोड़ ही दी थी जब उन्होंने देखा कि युवक गाड़ी के रास्ते के किनारे अनिश्चय में खड़ा हुआ था, मानो यह तय नहीं कर पा रहा हो कि पार्क के बीच से निकल जाए या फिर नाइट्स ब्रिज की भीड़ भाड़ वाली सड़क की ओर आगे बढ़े। जब उसने गॉड्सबी को अपनी ओर बुलाते हुए देखा तो वह थोड़े बचाव की भावना से पीछे मुड़ा। आपकी कहानी के सच्चाई का गवाह मिल गया है, गॉड्सबी ने साबुन का पैकेट बढ़ाते हुए कहा। यह आपके ओवरकोट की जेब से निकलकर गिर गया होगा जब आप सीट पर बैठे थे। आपके चले जाने के बाद मैंने इसे जमीन पर देखा। मुझे माफ करें कि मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, लेकिन परिस्थितियां वाकई आपके खिलाफ थीं, और अब जब मैंने साबुन की गवाही पर पूरा भरोसा किया है तो मुझे इसका सम्मान करना चाहिए। अगर 1 पाउंड का कर्ज आपके काम आएगा। युवक ने तुरंत वह सिक्का अपनी जेब में डालकर सभी संदेह दूर कर दिए। ये रहा मेरा कार्ड और पता, गॉड्सबी ने आगे कहा। किसी भी दिन इस सप्ताह पर पैसे लौटा सकते हैं। और ये रहा साबुन, इसे फिर मत खो देना। इसने आपकी अच्छी तरह मदद की है। यह अच्छा रहा जो यह आपको मिल गया, युवक ने कहा, और फिर थोड़ी हिचक के साथ धन्यवाद के लिए कुछ शब्द कहकर नाइट्स ब्रिज की दिशा में तेजी से भाग गया। बेचारा लड़का, वो लगभग टूटने ही वाला था, गॉड्सबी ने खुद से कहा। मुझे भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उसकी कठिनाई से मुक्ति का एहसास जरूर तेज रहा होगा। यह मेरे लिए एक सबक है कि परिस्थितियों के आधार पर जजमेंट में बहुत चालाक ना बनूं। जैसे ही गॉड्सबी उस रास्ते पर वापस लौटे जहां वह छोटा नाटक हुआ था, उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग सज्जन बेंच के नीचे और चारों ओर झांकते हुए कुछ ढूंढ रहे थे, और उन्होंने अपने पहले साथी को पहचान लिया। ये वही बुजुर्ग व्यक्ति थे जो उस युवा लड़के से पहले बैठे हुए थे। आपने कुछ खो दिया है महोदय, गॉड्सबी ने पूछा। हाँ महोदय, एक साबुन की टिकिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे हेक्टर ह्यूग मुनरो की लिखी कहानी डस्क।